यस बेटा। सो हमारा चैप्टर चल रहा था स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। इस चैप्टर के अंदर मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर एक्टिविटी नंबर 4 मैंने कंप्लीट कराया था, जिसके अंदर हमने एक प्रॉपर कैश फ्लो स्टेटमेंट, जब पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर हमें बनाना होता है तो हमें क्या क्या चीजें लिखनी होती है, रिकॉर्ड करना होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे आता है, इन्वेस्टिंग कैसे आता है, फाइनेंसिंग कैसे आता है, वो सब कुछ हमने उसके अंदर मेंशन किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताएं, इसमें एक्टिविटी में कोई डाउट है बेटा? एक्टिविटी नंबर 4 में किसी को भी कोई डाउट है? इज देयर एनी डाउट इन नो सर। एक्टिविटी? नहीं है। चलिए, तो फिर हम इसी के बाद में मैंने आपको स्टार्ट किया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। जब हमें अगर डायरेक्ट मेथड से अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है तो फिर वहां पर हमें क्या कैलकुलेशंस करनी होती है। तो मैंने सबसे पहली चीज आपको बोला, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो कैलकुलेट होती है, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करें या इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करें, वो सेम रहता है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता, कोई चेंजेस नहीं आता। लेकिन जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना होता है तो उसके अंदर वेरिएशंस आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के अंदर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के अंदर क्या आता है हमारा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड का मैंने बता दिया। डायरेक्ट मेथड के अंदर हमारा क्या आता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमें कैश फ्लो निकालना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, तो उसके लिए हमें तीन चीजें लिखनी होती है। कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से आपको ये ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं या डेटर्स बोलते हैं, बात एक ही है। तो कस्टमर से आपको कितना कैश रिसीव हुआ। और सेकंड पॉइंट आ जाता है कैश पे टू सप्लायर्स, आपने सप्लायर्स को कितना पेमेंट करा, सप्लायर्स बोल दें, या फिर आपने एम्प्लॉयज को पेमेंट कितना करा, कैश पेड टू एम्प्लॉयज या फिर कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। तीनों का टोटल हम एक साथ करके लिख देते हैं। सप्लायर्स को आपने जो पे करा, एम्प्लॉयज को जो आपने पे करा, और एक्सपेंसेस का जो भी आपने पेमेंट करा, वो सारा प्लस माइनस करने पर आपका फिगर जो आता है, बैलेंस जो बचता है, उसको हम कहते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। उसमें से इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड वगैरह जो भी होगा माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स हमें निकालना है, तो उसके लिए हम डेटर अकाउंट बना करके भी निकाल सकते हैं। वही ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे। आपने अगर क्रेडिट में सेल कराया तो डेबिट साइड में आ जाएगा, सेल्स रिटर्न होगा तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, जितना भी कैश रिसीव हुआ वो आ जाएगा। वो कैश रिसीव को जनरली मिसिंग कर देते हैं तो फिगर हमें बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा। कैश पे टू सप्लायर्स हमें निकालना है, तो वही ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है, तो बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस सीडी डेबिट में आ जाएगा। आपने परचेज करा है क्रेडिट में तो वो क्रेडिट में लिख देंगे क्रेडिट साइड में, और अगर परचेज रिटर्न हुआ है तो डेबिट साइड में आ जाएगा। अगर आपने कैश पेमेंट करा है तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा, और जनरली ये भी मिसिंग फिगर कर दिया जाता है। फिर इसके बाद में हम बात करें कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस वगैरह का कितना कैश पे करा, तो वो ओपनिंग बैलेंस अगर दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस है तो डेबिट साइड में आएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस है तो डेबिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में। फिर इसके बाद में वही एक्सपेंसेस का जब आप पेमेंट करते हैं तो वो कैश अकाउंट डेबिट साइड में लिख देंगे, पीएनएल से जो भी आप चार्ज करेंगे वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, चार्ज फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आ जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया था डायरेक्ट मेथड से जब हमें निकालना होता है। इसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं उस क्वेश्चन का, ताकि क्लियर भी हो जाएगा। इसके अंदर हमारा वही फर्स्ट पॉइंट दिया है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, दिस रिप्रेजेंट कैश फ्लो रिसीव्ड फ्रॉम द ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स। सेल से रिलेटेड आपको जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो किससे रिसीव हुआ है। फिर दिया सेकंड पॉइंट, कैश पेमेंट टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को या सप्लायर्स को जो आपने पेमेंट करा है वो कैसे निकाला जाता है। दिस रिप्रेजेंट कैश फ्लो मेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड अमाउंट पेड टू एम्प्लॉयज। जो भी आपने एम्प्लॉयज वगैरह को अमाउंट पे करा है, सप्लायर्स को पेमेंट करा है, या एक्सपेंसेस का जो भी पेमेंट करा है, वो सब कुछ इसके अंदर मेंशन करेंगे। इस एक्टिविटी नंबर 5 के अंदर बोला गया है हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें कैलकुलेट करना है, कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। एंड यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन एक्टिविटी नंबर 4, जो आपने एक्टिविटी नंबर 4 हमने बनाया था, उसी बेसिस पर आपको क्या करना है, प्रोड्यूस द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमें ओनली
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है, क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो सेम रहेगा। सेक्शन ऑफ द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेक्शन ऑफ द कैश फ्लो यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। आपको कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है बेटा? डायरेक्ट मेथड से। अब डायरेक्ट मेथड से हमें कैलकुलेट करना है तो हमें वही दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, कैश पेमेंट टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा, इंटरेस्ट पेड और इनकम टैक्स पेड। तो हम उस क्वेश्चन में 4 में देखते हैं हमारा सबसे पहली चीज तो हमें इंटरेस्ट पेड क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ था क्या बेटा? इंटरेस्ट पेड हमारा 8 दे रखा था बेटा डायरेक्टली। गेटिंग माय पॉइंट? इंटरेस्ट पेड हमें दिया हुआ था कितना? 8। और हमने वहां पर टैक्स अकाउंट बनाया था तो उससे हमारा क्या निकला था? टैक्स पेड हमारा निकला था क्या बेटा? ये टैक्स इनकम टैक्स अकाउंट बनाया था जिसमें हमने टैक्स पेड करा था कितना? 20 का। इज इट क्लियर? तो इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड डायरेक्टली गिवन है तो वो हम मेंशन कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम टैक्स पेड आ जाएगा मेरा कितना? 20। कैसे आया ये? इनकम टैक्स अकाउंट के थ्रू। इंटरेस्ट पेड डायरेक्टली गिवन है आपको, जो कितना आ रहा था? 8। यहां तक की बात हो गई सर। अब हमें वही और क्या बोला है उन्होंने? ये दोनों पॉइंट्स हमें कैलकुलेट करने हैं, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स और कैश पेमेंट टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज। ट्रेड रिसीवेबल्स की अगर हम बात करें तो ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर वही फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या आ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बैलेंस सीडी। हम देखें क्वेश्चन में डेटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है। ये लिखा हुआ बेटा, ट्रेड रिसीवेबल्स का हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है कितना? 147 और 168। कितना कितना बैलेंस दे रखा है? 147 और 168 हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। तो वो हम मेंशन कर दें। ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 147 और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 168। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में डेट सेल बता रखी है। भाई आपने सेल कितना करा था कस्टमर्स को, तो वो सेल का फिगर बता रखा है सर, ये लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम आपका दे रखा था कितना? 600 का। आपने सेल करा था कितना? 600 का सर। उन्होंने यहाँ पर ये नहीं बता रखा कैश सेल है या क्रेडिट सेल है, तो हम अजम्पशन लेंगे तो कि ये पूरी सेल क्या है? क्रेडिट सेल। अज्यूम होल सेल इज ऑन क्रेडिट। हमने ये माना है तो कि पूरी सेल ही क्या है? क्रेडिट पर है। कुछ बता ही नहीं रखा उन्होंने, तो फिर हमने उसको पूरी सेल को क्या मान लिया? क्रेडिट पर। तो क्रेडिट सेल्स आपका आ जाएगा यहाँ पर रेवेन्यू, या हम बोल दें इसको सेल्स, जो कि कितना है? 600। इसके अलावा सर और कोई पॉइंट दे रखा है कि इसमें सेल्स डेटा से रिलेटेड डिस्काउंट वगैरह या कोई और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं दे रखा तो हमारा इससे डिफरेंस अमाउंट निकल जाएगा कैश रिसीट बैलेंसिंग फिगर से। टोटल लगाया हम 147 और 600, 747। 747 -168, 579। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट आ गया। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स कितना रिसीव हुआ मुझे? 579। तो ये हम यहाँ पर हाथों हाथ मेंशन भी कर देते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स आ गया कितना? 579। इज इट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट। ये 579 का कंसेप्ट समझ में आ गया? कशिका, निशिता, पलक, हर्षित। यस सर। हमारा कैश रिसीव फ्रॉम डिटेल्स आ गया है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कैश पेमेंट टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज। तब हम सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज से रिलेटेड देखें, उसका भी हमें अकाउंट बनाना है। उन्होंने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में दे रखा है ट्रेड पेबल अकाउंट, तो इसका वही सबसे पहले तो हमारा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बैलेंस सीडी। वही आपने अगर क्रेडिट में जो भी परचेज किया होगा वो परचेज लिख देंगे, तो डिफरेंस अमाउंट से हमारा क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट
कैश पेड बैलेंसिंग फिगर। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हम देखें यहाँ पे कितना कितना दे रखा है ट्रेड पेबल्स का। ये लिखा हो बेटा 121 और 136, ये हमें ट्रेड पेबल्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। तो 121 ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस है 136। ओपनिंग बैलेंस है हमारा 121 और क्लोजिंग बैलेंस है 136। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन में देखें परचेज हमें दिया हुआ है क्या। देख के बताओ भाई, परचेज कहीं पर दिख रहा है क्या आपको। अच्छा, इन्होंने परचेज नहीं दे रखा है, बट क्वेश्चन में इन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखा है बेटा। इन्होंने परचेज नहीं दे रखा बट कॉस्ट ऑफ सेल्स दे रखा और ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है, तो उससे डिफरेंस अमाउंट से हमारी परचेज निकल जाएगी क्या। भाई हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको दे रखा है बेटा कितना, 319। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा हमने 319 इज इक्वल टू ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूं, तो इन्वेंट्री हमारा ये दे रखा है बेटा 2017 का। क्लोजिंग इन्वेंट्री इस ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री 210 और क्लोजिंग इन्वेंट्री करंट ईयर का दे रखा है 214। तो 210 और 214 इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री 210 प्लस परचेज माइनस 214। वो ये सारी फिगर्स उधर जाएगी तो रिवर्स हो जाएगी। तो 319 प्लस 214 माइनस 210 इज इक्वल टू परचेज। 319 प्लस 214 माइनस 210, 323, 323। ये मेरी क्या आ गई है, परचेज। 323। यहां तक की बात क्लियर है क्या बेटा। तो आपने मतलब परचेज कराया है, आपका परचेज है कितना, 323 का आपका परचेज है। 323 का आपका क्या है बेटा, परचेज है। इसमें से हम अगर डिफरेंस निकालें 121 प्लस 323 444 माइनस 136, तो ये बैठ रहा है 308 444। तो आपने कैश पेड टू सप्लायर्स आ रहा है कितना, 308। फिर इसके अलावा हम देखें एम्प्लॉयज या एक्सपेंसेस वगैरह का इन्हों का और कोई पेमेंट करा है क्या बेटा। ये आपको बता रखे हैं अदर एक्सपेंसेस बता रखे हैं इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 42,186 का। 186 का आपने टोटल एक्सपेंसेस हुआ जिसमें 42,000 का क्या है आपका डेप्रिसिएशन, तो वो माइनस कर देंगे तो आपका कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस निकल जाएगा। यहाँ पर हम निकालें, परचेज का हमारा आ गया। अब हमें निकालना है, हमने यहाँ पर ये बनाया था तो इससे हमारा निकला कैश पेड टू सप्लायर्स कितना आ रहा है। सप्लायर्स को हमने कैश पे करा बेटा 308, और फिर इसके अलावा कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं, टोटल एक्सपेंसेस मैंने पे करे 186 जिसमें से 42 मेरा क्या है, डेप्रिसिएशन का। सर कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ अदर एक्सपेंसेस टोटल मैंने पे करे 186 के जिसमें से 42,000 का क्या है, डेप्रिसिएशन, तो माइनस कर देंगे। तो हमारा
186 माइनस 42, 144 ऐड करें हम, प्लस 308, तो हो जाएगा आपका 452, 6, एक से 308 प्लस 144, 452। तो आपने टोटल एक्सपेंसेस का जो पेमेंट करा है वो कितना है, 452। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कैश पेमेंट टू सप्लायर एंड एम्प्लॉयज 452 माइनस कैश रिसीव करा आपने 579 और पे करा 452, तो 579 माइनस 452, 127। 127 में से ये और माइनस कर देंगे तो 127 माइनस 8 माइनस 20, तो आ गया आपका 99। ये हमारा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज पर डायरेक्ट मेथड। और अगर अपन देखें तो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर भी मेरा यही फिगर आया था 99, ये लिखा हो बेटा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब हमने कल लास्ट लेक्चर के अंदर कैलकुलेट करा था तो वहां पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना आ रहा था, 99 डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड में, और डायरेक्ट मेथड के अंदर भी मेरा कितना आ रहा है, 99। आंसर विल रिमेन सेम अंडर बोथ मेथड्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। आप चाहे डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करें या इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करें, आंसर विल रिमेन सेम। आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, आंसर वो का वही रहेगा। तो ये चीज हमारा हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सा, डायरेक्ट मेथड से। इसमें कोई भी डाउट है बेटा? नहीं है? चलिए इसी के बाद में फिर हम आगे चलते हैं इसी चैप्टर के अंदर। ये बेसिकली हमारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बता दिए हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये वन टाइम रीडिंग वाला टॉपिक है, एक बार आपको रीड करना है, कोई बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। क्या क्या एडवांटेज दिए, मैं मेन मेन पॉइंट्स एक बार रीड आउट कर देता हूँ। द एडवांटेज ऑफ कैश फ्लो अकाउंटिंग आर एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट, सर्वाइवल इन द बिजनेस डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू जनरेट कैश। भाई कोई भी बिजनेस है उसमें सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट तो जरूरी है, साथ के साथ में कैश भी होना जरूरी है। अगर आपके पास प्रॉफिट्स तो बहुत सारे रखे बट कैश नहीं है तो आपका काम नहीं हो पाएगा। Second point, cash flow is more comprehensive than profit, which is dependent on accounting conventions and concept. कैश फ्लो क्या है, और ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव, और ज्यादा बड़ी टर्म है। क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के क्रेडिटर्स होते हैं, आर मोर इंटरेस्टेड इन एन एंटरप्राइज एबिलिटी टू रीपे देम देन इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। आपका प्रॉफिट कितना है उससे ज्यादा उनको लिक्विडिटी देखनी होती है, तो क्या आप पेमेंट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। प्रॉफिट बहुत सारा है लेकिन आपके पास जेब में पैसे नहीं तो क्या मतलब है, आप पेमेंट करने में कोई नाटक करोगे। कैश फ्लो रिपोर्टिंग प्रोवाइड्स अ बेटर मींस ऑफ कंपेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज देन ट्रेडिशनल प्रॉफिट रिपोर्टिंग। आज के टाइम पर हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल प्रॉफिट रिपोर्ट्स को ना देखते हुए हम कैश को भी मैटर करते हैं, वो भी चीज चेक की जाती है। फिर दिया है, और कैश फ्लो फोरकास्ट आर इजियर टू प्रिपेयर एज वेल एज मोर यूजफुल देन प्रॉफिट फोरकास्ट। कैश फ्लो का फोरकास्ट करना, प्लानिंग करना, फ्यूचर के बारे में सोचना, वो थोड़ा सा इजी होता है, वो जरूरी भी होता है प्रॉफिट का फोरकास्ट करने से ज्यादा कैश फ्लो का फोरकास्ट करना। लेकिन इन सम रिस्पेक्ट्स बी ऑडिटेड मोर इजीली देन अकाउंट्स बेस्ड ऑन द अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट से ज्यादा इजीली ऑडिट हो जाता है क्योंकि आपके पास कितना कैश आया, कितना कैश जा रहा है, वो चीजें हमें चेक करनी है। अक्रूवल कंसेप्ट थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, वहां पर कुछ चीजें पेमेंट नहीं हुआ उनका भी रिकॉर्ड किया गया, यहाँ पर सारा काम कैश का ही है, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। डिसएडवांटेज की हम बात करें,
The main disadvantage of cash flow accounting is that there is no matching of items that relates to one another. For example, purchase of stock could be made this year, but the cash from the sale will not be included until next year. भाई आपने कुछ परचेज करा इस ईयर में तो आपने उसको इस ईयर में रिकॉर्ड, लेकिन अब आपको कैश कब रिसीव होगा जब आप सेल करोगे, मान लो अगले साल सेल करा तो इस ईयर में तो आया ही नहीं वो, तो वो दोनों चीजें मैच नहीं हो पाती है। परचेज कितने में करा, सेल कितने में करा, प्रॉफिट कितना हुआ, हम सिर्फ कैश को देखते हैं, कैश कितना में गुड्स खरीदा, कितने में गुड्स हमने सेल करा, वो चीज। Another disadvantage is that they are backward looking. All the information in a statement of cash flow is historic. हमेशा पास्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, फ्यूचर से रिलेटेड नहीं। जस्ट लाइक द इंफॉर्मेशन इन द अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमेशा हम इसमें पास्ट के बारे में शो करते हैं जो ऑलरेडी हो चुका है। और ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो बोले बेटा, कोई टॉपिक अगर एक्सप्लेन करना हो तो बोले। देख लो एक बार इसमें कहीं भी अगर कोई डाउट हो तो। अच्छा। नहीं है, इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करें बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट वाले चैप्टर को। इस चैप्टर की प्रैक्टिस बुक में भी क्वेश्चंस गिवन है, प्रैक्टिस बुक में भी इसके क्वेश्चंस गिवन है, तो उन प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस को भी करके देखें। उनमें क्वेश्चंस में डाउट होगा, ताकि वो जो भी डाउट होगा वो डाउट हम कवर अप कर लेंगे, तो वो चीज को भी कवर अप करें। अब इसी के बाद में हम नया चैप्टर स्टार्ट करना है हमें। वो नया चैप्टर में या तो फिर आज की जगह कल से स्टार्ट करें न्यू चैप्टर, या आज स्टार्ट करूं, बोलो बेटा। तो कल से कर लेना। कल से स्टार्ट करते हैं। कल से हम इसमें आज का आप यहाँ तक का एक बार पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। कल से अब हम इसके अंदर कंसोलिडेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर में स्टार्ट करूंगा, तो उसके पहले आप यहाँ तक का ये पूरा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा कंसोलिडेशन की, क्योंकि बेसिकली 3 चैप्टर्स हैं हमारे, तो वो हम एक साथ कंटिन्यूटी में चलाएंगे। तो उसको यहाँ तक का आज आप कंप्लीट कर लीजिएगा, बाकी का हम कल स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। और जिनका भी मैंने स्टार्टिंग का अगर कुछ छूटा हुआ है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर हेलो लिख करके भेज दीजिए, ताकि मैं स्टार्टिंग की रिकॉर्डिंग एक बार आपको शेयर कर दूं। फिर उस टॉपिक को मैं क्लास में समझाऊंगा, तो आपको एक बार क्लैरिटी रहेगी, पता रहेगा भाई हम क्या चीज पढ़ रहे हैं। आप एक बार पढ़ करके और फिर बैठेंगे तो वो चीज क्लियर भी हो जाएगी। कोई टॉपिक अगर आपको ऐसा लगता है कोई समझ में नहीं आया तो आप बोले, ताकि वो चीज मैं वापस से भी बता सकूं। बोलना आपको पड़ेगा, चीजें क्लियर आपको करना होगा बेटा, ठीक है। यहाँ तक आज आप कंप्लीट करें, बाकी का कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आज आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।